सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या इसका एक दूसरा नाम है नरेशन। ये टॉपिक 4 मार्क्स का है, लॉन्ग टॉपिक है। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अथवा इसका दूसरा नेम है नरेशन। अब सबसे पहले देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है, वक्ता ने जो कुछ भी बोला है, उसको बिल्कुल एज इट इज उन्हीं शब्दों में व्यक्त करना। तो फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टेटमेंट आता है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू कोटा, मैं कोटा जा रहा हूं। यह डायरेक्ट स्पीच है। इसको बदलना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसके जो 2 पार्ट्स हैं, इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये ही से लेकर के मी तक, इसका नाम होगा आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, और आई से कोटा तक इसका नाम होगा आर एस रिपोर्टेड स्पीच। प्रारंभ होगा रिपोर्टिंग वर्ब से, ये ही सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और मी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये जो 2 प्रीपोजिशन आया है, ये 2 प्रीपोजिशन आया है इस मी के कारण, मतलब ऑब्जेक्ट के कारण। अगर यहां पर मी नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा अगर आरवी में, तो ये टू भी नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। फिर कोमा सेड के बाद लग जाएगा, से के बाद लग जाएगा, सेज के बाद लग जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट आया है तब ही प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। तो ये तो हो गया आरवी, आरवी का सब्जेक्ट ही, आरवी का ऑब्जेक्ट मी। अब देखते हैं इसके बाद में यहाँ कोमा लगा मिलेगा, कोमा के बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्टेटमेंट मिलेगा। तो ये इन्वर्टेड कोमा है, इधर प्रारंभ हुआ है, उधर ये समाप्त हुआ है। तो ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं आए, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा, से सेड सेड पर ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोमा से, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा में स्टेटमेंट प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके 2 पार्ट्स हैं, आरवी और आरएस। ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग, इसका नाम होगा रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग, इसका नाम होगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टॉपिक है, तो इसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं। अफर्मेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है। तो सभी प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी मैं रूल्स बोलूँगा तो आरवी और आरएस। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग आरएस रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके 2 पार्ट्स, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हो सकता है ऑब्जेक्ट ना मिले, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो उसके पहले फिर टू भी नहीं मिलेगा, प्रीपोजिशन टू नहीं मिलेगा।
अब इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ कॉमन चेंजेज हैं जो सभी में काम आएंगे हर प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो वो 3 प्रकार के हैं। पहला है टेंस संबंधी परिवर्तन, फिर दूसरा है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और तीसरा है दूरी या समय संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन को विद्यार्थी याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। प्रोनाउन का जो परिवर्तन है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, वो समझ में आना ही चाहिए। और जो दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है वो पूर्णतया विद्यार्थियों का याद करने का मैटर है। तो अब इसके बाद देखते हैं इसका पहला कॉमन चेंज जिसका नाम है टेंस संबंधी परिवर्तन। लीजिए कि 12 टेंस है। अब ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये टेंस चार्ट है। तो इसमें ये 12 कॉलम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इस डायग्राम के आधार पर समझेंगे कि ये एक टेंस चार्ट का फॉर्मेट हो गया। जैसे ये कॉलम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किस प्रकार से चेंज होते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 तीर के चिन्ह सीधे लगा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। नेक्स्ट, तो ये एक छोड़ के, एक कॉलम छोड़ के आगे बढ़ना है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी एक कॉलम छोड़ के आगे बढ़ना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के अंदर जो 4 हैं, उन चारों की जो HV है, उनका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो होता है सेल और विल। आगे सेल भी विल भी होता है, सेलेव विलेव भी होता है, सेलेव बिन विलेव बिन भी होता है। तो जो स्टार्टिंग वर्ड है सेल और विल, तो सेल का शुड और विल का वुड, इसके अंतर्गत पूरा ये जो फ्यूचर का टेंस संबंधी परिवर्तन है वो समाप्त होता है। अब इसको डिटेल्ड लिख करके देखेंगे, उसके पहले एक बार फिर से मैं इस टेंस चार्ट के आधार पर आपको शॉर्ट ट्रिक से दोबारा समझाने की कोशिश करूं कि शुरुआत में ये जो 4 तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लगा हुआ तीर का चिन्ह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये चारों तो इस प्रकार से चेंज होंगे। फिर आता है नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट। यहां से एक कॉलम छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट तो एक कॉलम छोड़ के आगे पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी एक कॉलम छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक हो गई ये 5 और 6, पास्ट इंडेफिनिट का देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस का देख लिया। अब इसके बाद में नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, तो क्रॉस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। और इसके बाद में फ्यूचर है, तो फ्यूचर में मैंने आपको 2 वर्ड्स के आधार पर बताया कि सेल का शुड और विल का वुड। तो ये तो देखा है शॉर्ट में, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने की। अब इसके बाद में इसको डिटेल्ड लिखेंगे। नंबर 1 टेंस संबंधी परिवर्तन, जो पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में कॉमन है। चार्ट के आधार पर शॉर्ट ट्रिक देखी है चेंज करने की, अब इसको डिटेल्ड में लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखते हैं, तो V1 या V1 में S या ES, इसका होगा V2। फिर डू या डज प्लस नोट प्लस V1, इसका होगा डिड नोट प्लस V1। फिर इजारेम, इज आर एम,
इजारेम का होगा वाज वर। फिर हेज हेव, हेज हेव का होगा हेड। फिर हेज बीन, हैव बीन, इसका होगा हैड बीन। फिर V2, V2 का होगा हेड प्लस V3। फिर डिड नॉट प्लस V1, इसका होगा हेड नॉट प्लस V3। फिर वाजवर, इसका होगा हेड बीन। फिर हेड प्लस V3, इसके आगे मैंने लगा दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब नो चेंज। और फिर हेड बीन, तो ये हेड बीन के आगे भी लगा दिया क्रॉस, मतलब नो चेंज। अब अभी जो मैंने आपको टेंस चार्ट के फॉर्मेट से तीर के निशान से शॉर्ट ट्रिक्स बताई, उसी को यहाँ पर डिटेल्ड में देख रहे हैं। तो अब मैं वन बाय वन अकॉर्डिंग टू टेंस नेम इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, V1 या V1 में एस या यस। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में V2। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट प्लस V1। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की HV इजारेम, ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की HV वाजवर। मेन वर्ब इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि दोनों में सेम है V1 प्लस ING। तो जो चेंज होगा वो तो हेल्पिंग वर्ब में होगा टेंस का। फिर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की HV हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की HV हैड। फिर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV हैज बीन हैव बीन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV हैड बीन। यहां तक तो प्रेजेंट टेंस का समाप्त होता है। अब इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदल रहा था पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, V2। तो पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में हेड प्लस V3। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट प्लस V1। तो उधर पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में क्या होता है, हेड नॉट प्लस V3। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की HV वाजवर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV हैड बीन। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट जिसमें क्रॉस का चिन्ह लगाया था कि ये बदलता नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस V3 क्रॉस, नो चेंज, नहीं बदलेगा। और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV हैड बीन और मेन वर्ब होती है इसकी V1 प्लस ING। तो हैड बीन का हैड बीन रहेगा, नहीं बदलेगा। ये जो दो टेंस हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं बदलते हैं, तो इनके सामने क्रॉस लगाया है, नो चेंज। तो ये जो टेंस का परिवर्तन है ये मैंने आपको डिटेल्ड इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। अभी इसमें कुछ मैटर और शेष है, अब इसके बाद में वो देखते हैं। करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के जो 4 टेंसेज हैं उनमें चारों में जो स्टार्टिंग वर्ड है HV का वो तो है सेल और विल। तो केवल सेल और विल में चेंज होगा। तो देखिए सेल का शुड, विल का वुड। अब इनको आप चाहे HV मान लो चाहे मॉडल्स मान लो, सेल और विल मॉडल्स भी होती हैं। तो सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। अब इसके बाद में कुछ मॉडल्स हैं जैसे कैन। अब कैन का होगा कुड, मे का होगा माइट, मे का माइट। अब जैसे सेल का तो शुड हो जाएगा, लेकिन शुड का क्या होगा, तो ये जो शब्द हैं अब जैसे शुड है, मस्ट है, वुड है,
कुड है इत्यादि। तो ये जो शब्द हैं इसमें नो चेंज, मतलब इनमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बहुत सरल है, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट। अब इधर मैंने ये बताने के लिए आपको लिखा है कि जैसे सेल का तो शुड होगा, लेकिन फिर शुड का क्या होगा, तो शुड का तो शुड ही रहेगा। अब जैसे शुड है, वुड है, मस्ट है, कुड है, माइट है, और भी शब्द हो सकते हैं एटसेट्रा, और कोई मॉडल्स हो सकती हैं, तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे ought to है, ought to का क्या होगा, ought to एक मॉडल है तो ought to का ought to ही रहेगा। तो ये मैंने केवल ये 4 वर्ड्स हैं, ये 4 वर्ड्स की लर्निंग आपको करनी है। शेष जो शब्द हैं मॉडल्स के अंतर्गत वो एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज होंगे। तो सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट। और ये मैंने इधर आपको लिख के बताया कि शुड का, मस्ट का, वुड का, कुड का, ought to का, माइट का, इनका सबका क्या होगा, चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, टेंस के चेंज में। तो क्रॉस, नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये परिवर्तन इस प्रकार का है टेंस का कि इसको टेंस चार्ट अगर आपको आता है, अच्छी तरह याद है, प्रत्येक टेंस की HV MV आपको पता है, तो जो मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की टेंस चार्ट के आधार पर तीर के निशान द्वारा, तो वो अगर आपको उस प्रकार से समझ में आ गया तो इसको पूरा लिख करके बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं ईजी वे में। और फिर भी अगर कुछ कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उस प्रकार से समझने में अनेबल हैं, तो इसको याद किया जा सकता है कि अगर स्टूडेंट को ये याद है कि सेल का शुड होगा, तो वो ईजी वे में अगर डायरेक्ट स्पीच में सेल का यूज हुआ है तो वो सेल की जगह शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 कॉमन चेंजेज हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, उसमें जो फर्स्ट है टेंस संबंधी परिवर्तन, वो अब कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद में देखेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें याद करने की फैसिलिटी नहीं है, रटने की कोई फैसिलिटी नहीं है, उसकी तो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। और ये टॉपिक ऐसा है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये जो 3 चेंजेज हैं, इनमें से किसी में भी अगर मिस्टेक होती है तो इसमें वो पूरा गलत माना जाता है। तो केवल ये प्रोनाउन का परिवर्तन ऐसा है जो पूर्णतया समझने पर आधारित है। तो अब प्रारंभ करते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ये तो बदलेगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में यू, ये बदलेगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। इसमें थर्ड पर्सन में आते हैं प्रोनाउंस ही, सी, इट और दे। इनमें नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी प्रोनाउंस होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये तो चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। और जो सेकंड पर्सन है यू, ये चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है जिसमें ये प्रोनाउंस हैं ही, सी, इट और दे, इनके सामने लिखा हुआ है नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और ये जो टोटल 7 हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये तो मैंने आपको इसका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का जनरल रूल बताया है। अब इनकी जो फॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से प्रोनाउन का चेंज होता है। आरंभ करेंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आई। अब आई की सेकंड फॉर्म है माई और माइन, और आई की थर्ड फॉर्म है मी। फिर वी की सेकंड फॉर्म है आवर और आवर्स, और इसकी थर्ड फॉर्म है अस। फिर यू, अब यू की सेकंड फॉर्म है योर और योर्स, और यू की थर्ड फॉर्म है यू। फिर इसके बाद में ही, अब ही की सेकंड फॉर्म है हिज, और ई की थर्ड फॉर्म है हिम। फिर शी, अब शी की सेकंड फॉर्म है हर और हर्स, और सी की थर्ड फॉर्म है हर। फिर इसके बाद में इट की सेकंड फॉर्म है इट्स, और इट की थर्ड फॉर्म है इट। फिर इसके बाद में दे की सेकंड फॉर्म है देयर और देयर्स, और इसकी थर्ड फॉर्म है देम। तो ये मैंने इनको पर्सन वाइज लिख करके आपको फॉर्मेट में बताया है। सबसे पहले आई और वी फर्स्ट पर्सन, फिर यू सेकंड पर्सन, और फिर ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। अब इनको केस के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने इनको फॉर्म्स के अकॉर्डिंग समझाया है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो टोटल 7 प्रोनाउंस हैं जिनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अब जैसे आई की सेकंड फॉर्म माई भी है, माइन भी है। आई की थर्ड फॉर्म मी। वी सेकंड फॉर्म आवर और आवर्स, और थर्ड फॉर्म है अस। फिर यू सेकंड फॉर्म योर और योर्स, और थर्ड फॉर्म है यू। अब यू में जो फर्स्ट फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है उसकी स्पेलिंग सेम है। ये वाला यू सब्जेक्ट के लिए चलेगा, वो थर्ड फॉर्म वाला यू ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। अब ये जो ही है, ही की जो सेकंड फॉर्म है इसमें सिंगल है हिज, और थर्ड फॉर्म है हिम। अब सी की जो सेकंड फॉर्म है हर और हर्स, और सी की थर्ड फॉर्म है हर। और इट की सेकंड फॉर्म है इट्स, और इट की थर्ड फॉर्म है इट। और दे की सेकंड फॉर्म है देयर और देयर्स, और दे की थर्ड फॉर्म है देम। अब ये जो 7 वर्ड्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये जो 7 वर्ड्स हैं ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन जो सेकंड फॉर्म है उसमें 5 ऐसे हैं जिनमें डबल हैं, उनमें 5 ऐसे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें तो डबल है। और 2 ऐसे हैं जिनमें सिंगल है, जैसे ही की सेकंड फॉर्म के डबल फॉर्मेट नहीं है, सिंगल फॉर्मेट है हिज, और इट की सेकंड फॉर्म के डबल फॉर्मेट नहीं है, सिंगल फॉर्मेट है इट्स। अब एक बार प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे आई गेव यू ए पेन। अब प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है, तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म में इस तरीके से समझना है कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट। तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्मेट है ना, वो तो पूरे 7 में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो सेकंड फॉर्मेट है वो केवल 5 में है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्मेट, इसको बोलेंगे प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्मेट। तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्मेट होता है, जैसे माई, इस एग्जांपल से समझिए,
तो इसके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है, जैसे दिस इज माई पेन। और इसका जो सेकंड फॉर्मेट है जैसे माइन, उसके साथ नाउन जुड़ा नहीं रहता, जैसे दिस पेन इज माइन। और प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म है इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, जैसे मी, ही गेव मी ए पेन। तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्मेट है इसके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है, और प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो सेकंड फॉर्मेट है इसके साथ नाउन जुड़ा नहीं रहता। प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है इसका जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो पूरे 7 में है, और प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का जो सेकंड फॉर्मेट है वो केवल 5 में है। तो ये एक टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन से प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अब मैं समझाता हूं आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में होता कैसे। अब देखेंगे, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपको पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। तो आई और वी का मतलब आई और वी नहीं है, ये जो पूरा ग्रुप है आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में जितने भी प्रोनाउंस हैं, अब आई और वी, तो ये आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, इनका सबका नाम है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आती है। फिर ये दूसरा ग्रुप सेकंड पर्सन में यू, तो यू, योर, योर्स, यू, ये पूरा सेकंड पर्सन है। और ये जो नीचे की 4 लाइन्स हैं, नीचे की जो 4 लाइन्स हैं, इनका सबका नाम है थर्ड पर्सन। तो ये मैंने इसी प्रकार से लिखा है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब चेंज कैसे होता है, एक तो एक ग्रुप में आपस में चेंज नहीं हो सकता। जैसे मी को आई से बदलना है तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आई का ही तो थर्ड फॉर्म है मी, नहीं बदल सकते। या जैसे अस को वी से बदलना है तो नहीं बदल सकते, एक ग्रुप में आपस में चेंज नहीं हो सकता। अब देखते हैं इस प्रकार से चेंज। अब मान लीजिए आपको आई को ही से चेंज करना है तो आई की जगह ही लिख देंगे, आई को शी से चेंज करना है तो आई की जगह शी लिख देंगे। अब इधर देखते हैं, माई को योर से चेंज करना है तो माई के स्थान पर योर लिख देंगे, माई को हर से चेंज करना है तो माई के स्थान पर हर लिख देंगे। अब इधर देखिए कि मी को हिम से चेंज करना है तो मी की जगह हिम लिख देंगे, मी को हर से चेंज करना है तो मी की जगह हर लिख देंगे। अब देखते हैं क्रॉस में चेंज। जैसे ये मी है, इस मी को बदलना है ही से, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन सेट करना है कि मी को ही से। तो ये देखिए ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिम, तो मी का ही से हो जाएगा हिम। अब मान लीजिए कि ये माई है, इस माई को ही से चेंज करना है तो माई को ही से हिज। अब हिज तो सिंगल फॉर्मेट है, अब मान लो माइन को भी ही से करना है तो हिज। अब फिर देखते हैं, माई को शी से चेंज करना है तो हर, माइन को शी से चेंज करना है तो हर्ष। तो इस प्रकार से ये क्रॉस में चेंज होते हैं। फिर मैं आपको एक बार बताऊं कि जैसे ये लाइन है, आई को ही से चेंज करना है तो आई के स्थान पर ही लिख दिया। ये लाइन है, मी को यू से चेंज करना है तो मी के स्थान पर यू लिख दिया, मी को हिम से चेंज करना है तो मी के स्थान पर हिम लिख दिया। अब माइन को योर्स से चेंज करना है तो माइन के स्थान पर योर्स लिख दिया, माइन को हर्ष से चेंज करना है तो माइन के स्थान पर हर्ष लिख दिया, माई को हर से चेंज करना है तो माई के स्थान पर हर लिख दिया, माई को योर से चेंज करना है तो माई के स्थान पर योर लिख दिया। और क्रॉस में कैसे चेंज करेंगे फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन केवल समझने का है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो पूरा वाक्य गलत होता है। कि जैसे मी है, अब मी को चेंज करना है सी से तो मी को सी से हर। अब मान लो मी को चेंज करना है ही से तो मी को ही से हिम। अब मान लो ये माई है, इस माई को चेंज करना है सी से हर, माइन को चेंज करना है सी से हर्ष। अब मान लीजिए ये मी है, इस मी को चेंज करना है यू से, मी को यू से तो यू। कि फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, तो आई और वी का मतलब आई और वी का पूरा ग्रुप। सेकंड पर्सन में है यू, तो
यू का पूरा ग्रुप, और थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट और दे। तो इनके अंदर सीधी लाइंस में मैंने आपको समझाया और क्रॉस में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से चेंज होगा। अब इसके बाद में इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ चेंज है, वो देखते हैं कि मान लो कहीं पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको वी को बदलना है ही से, आपको वी को बदलना है ही से। अब अगर इस प्रकार से देखते हैं जब, तो फिर वी के स्थान पर डायरेक्ट ही लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वी तो बहुवचन का प्रतीक है और ही एकवचन का प्रतीक है। अब वी को अगर ही से चेंज करना है या वी को अगर शी से चेंज करना है, ये मान लीजिए वी को अगर शी से चेंज करना है, तो फिर इसका आंसर होगा दे। अब इसका आंसर दे क्यों होगा कि वी को अगर आप ही से चेंज कर रहे हैं या वी को अगर आप सी से चेंज कर रहे हैं, तो ही और सी तो एक वचन का प्रतीक है, वी बहुवचन का प्रतीक है। अब जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और दे, थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन ऐसा है जो बहुवचन को व्यक्त करता है, प्लूरल नंबर को व्यक्त करता है? तो थर्ड पर्सन में तो दे व्यक्त करता है। तो अगर इधर प्लूरल का फॉर्मेट चल रहा है और इधर सिंगुलर का फॉर्मेट चल रहा है, तो इसलिए वी को अगर ई से चेंज करना हो या वी को अगर सी से चेंज करना हो, तो फिर इसका आंसर होगा दे। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चेंज है। और ये जो ही, सी, इट और दे, ये नीचे की जो 4 लाइन्स हैं, इनके सामने मैंने लिखा था नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रोनाउन का परिवर्तन आपको समझना है और प्रोनाउन का परिवर्तन आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करना है। अब मैं, चूंकि सबसे कठिन परिवर्तन यही माना जाता है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से प्रोनाउन का चेंज होता है। अभी मैं कंप्लीट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पूरे सेंटेंस का आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी दूरी या समय संबंधी परिवर्तन शेष है। अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स अभी शेष हैं। तो अभी केवल फोकस करेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पर। अब जैसे मोहन सेड टू मी, इसका मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में नाम बताया आरवी। अब इधर ये तो आरवी का सब्जेक्ट हो गया मोहन और मी हो गया आरवी का ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग जिसका नाम है आरवी। अब आरवी और आरएस को सेपरेट किससे करते हैं? कोमा से। अब इसके बाद इन्वर्टेड कोमा प्रारंभ हो गया, इन्वर्टेड कोमा यहाँ प्रारंभ हुआ और यहाँ इस सेंटेंस की एंडिंग पे समाप्त हुआ। तो अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें आपको अभी केवल फोकस करना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस इसमें आए हैं। तो देखिए, एक तो आई, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, इसके बाद में ये योर, इसको अंडरलाइन करता हूँ, और इसके बाद में माई, इसको अंडरलाइन करता हूँ। अब इन तीनों को कैसे चेंज करेंगे इसको सीखना है। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं आई की। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आरवी का सब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब मोहन तो नाउन है, तो इसको प्रोनाउन में चेंज कीजिए। तो मोहन का मतलब हो गया एक वचन पुरुष। एक वचन पुरुष के लिए क्या प्रोनाउन चलता है? ही। तो मतलब आई को आपको ही से चेंज करना है। तो सीधी लाइन में आई के नीचे उसी लाइन में था ही, तो आई का तो हो गया इसमें ही। अब आगे बढ़िए, अब आया है योर। योर, अब योर कौन सा पर्सन है? योर तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो योर को जब मी से क्रॉस में देखेंगे, योर को जब मी से क्रॉस में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा माई। योर का मी से चेंज हो जाएगा माई।
फिर इसके बाद में अगला है माई। अब माई कौन सा पर्सन है, तो माई है इसमें, अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो माई भी फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन बदलता है वही आरवी के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट का मतलब है ही, तो माई को जब ही से चेंज करेंगे तो उस ग्रुप में इसका आंसर होगा हिज। तो ये मैंने इस सेंटेंस में 3 प्रोनाउन से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। और प्रोनाउन के परिवर्तन की तो ग्रामर में एक्सरसाइज से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के पूरे टॉपिक में सबसे कठिन इसी परिवर्तन को माना जाता है और इसी में स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसकी आपको एक्सरसाइज से प्रोनाउन के परिवर्तन की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस में केवल प्रोनाउंस को फोकस किया कि 3 प्रोनाउंस थे। अब आई फर्स्ट पर्सन, तो ये बदलेगा आरवी के सब्जेक्ट से, तो आई के स्थान पर लिख दिया ही। फिर योर सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो वही क्रॉस में चेंज हुआ है, तो योर का मी से हो गया माई। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोनाउन आया था माई। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन वही सब्जेक्ट से बदलेगा, तो माई का ही से हो गया हिज। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये आपको समझ में आएंगे। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक लॉन्ग टॉपिक है। सबसे पहले आज इसका देखा है जनरल इंट्रोडक्शन, फिर 3 प्रकार के कॉमन चेंजेज हैं जिनमें से टेंस का परिवर्तन आज हो चुका है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आज हो चुका है। अब शेष है दूरीय समय संबंधी परिवर्तन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में प्रारंभ होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, फिर इसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, फिर है इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आपको सीखना है। लेकिन ये जो 3 चेंजेज हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और दूरीय समय संबंधी परिवर्तन, ये इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में कॉमन चलेंगे। तो आज जितना मैंने आपको बताया है इसकी आपको लर्निंग होनी चाहिए। टेंस संबंधी परिवर्तन की आपको अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, टेंस संबंधी परिवर्तन आपको याद होना चाहिए। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को तो पूर्णतया अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक है। अब जो कुछ इसमें शेष है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।